हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सीडीपी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। अंग संचालन में दोषयुक्त बच्चों को आपका किस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए है बैठने की समस्या, ऑप्शन बी है सोने की समस्या, ऑप्शन सी है लिखने की समस्या या ऑप्शन डी है कोई समस्या नहीं होती है। तो अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को आपका लिखने की समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान अर्थात एनआईवीएच स्थित है, यह कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देहरादून में। तो आपका एनआईवीएच यह संगठन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यह आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो आपका दृष्टि दोषयुक्त छात्र होते हैं उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो। तो ये सही नहीं होगा। जो दृष्टि दोषयुक्त बच्चे होते हैं उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी है वे पढ़ने के योग्य नहीं हैं इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो। तो ये भी नहीं हो सकता है। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वे पढ़ने के योग्य होते हैं। ऑप्शन सी है उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह हमारा सही हो जाएगा कि जो बच्चे आपका दृष्टि दोष से युक्त हैं उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। और दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए आपका ब्रेल लिपि में लिखित पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हें तो समावेशी शिक्षा देनी चाहिए लेकिन इनके लिए आपका ब्रेल लिपि में आपका क्या करना चाहिए, पुस्तकों को मौजूद कराना चाहिए। ऑप्शन डी है उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। तो जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है। तो ऑप्शन ए है बुद्धि लब्धि का तीव्र होना। तो इनकी बुद्धि लब्धि तीव्र नहीं होता है, पढ़ाई में भी मजबूत नहीं होते हैं, उच्च स्मरण क्षमता भी नहीं होता है, इनका बुद्धि लब्धि क्या होता है, कम होता है। तो जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लब्धि क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है। जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है विकलांगता दूर करने के लिए केवल अध्यापक की भूमिका हो। ऑप्शन बी है विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका हो। ऑप्शन सी है विकलांगता समय से ठीक हो जाएगी इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो किसी की आवश्यकता नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी है विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। केवल टीचर भी नहीं होगा, केवल माता पिता भी नहीं होगा, इसके अंतर्गत सभी कोई आता है। जैसे बच्चे जो होते हैं घर पे रहते हैं तो उनका अभिभावक माता पिता का काम होता है और स्कूल में जाते हैं तो उनके टीचर का काम होता है। तो विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है। तो मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता था इसमें से कौन सी है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी अफेजिया। तो अफेजिया क्या होता है? अफेजिया एक भाषा विकार है जो व्यक्ति की कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। क्या है? इससे क्या होता है? भाषा प्रभावित हो जाता है। अफेजिया से क्या होता है? भाषा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में हमारा दिया है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया से आप याद रखेंगे, इससे लेखन क्षमता क्या होता है? प्रभावित होता है। ऑप्शन बी हमारा है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या है? तो यह एक ऐसी स्थिति है जो अंकगणित कौशल को हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे आपका सामान्य जो अंकगणित होता है यह प्रभावित होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया से आपका पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ध्यान रखेंगे, डिसग्राफिया हो गया लेखन, और डिसलेक्सिया हो गया आपका पढ़ना। उसके बाद डिसकैलकुलिया हो गया अंक गणित प्रभावित होता है, और अफेजिया क्या हो गया? इससे भाषा अर्थात कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहा जाता है। तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्फेजिया। तो मस्तिष्क में आपका क्षति के कारण बातचीत करने में क्या होता है? कठिनाई होता है, उसको डिस्फेजिया कहा जाता है। अफेजिया अभी हमने बताया है कि अफेजिया क्या होता है? यह कम्युनिकेशन को आपका प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया का हमने आपको बताया है, इससे पढ़ने में कठिनाई होता है। और डिसकैलकुलिया क्या है? तो डिसकैलकुलिया आपका इससे क्या होता है? इससे अंकगणित आपका प्रभावित होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। जो आपका डिसलेक्सिया होता है वह मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। और डिसलेक्सिया से क्या प्रभावित होता है? डिसलेक्सिया से आपका पढ़ने की क्षमता में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन से संबंधित होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है। तो अगर कोई बच्चा आपका 16 को 61 लिखता है, 6 को और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है दृष्टि दोष है, या ऑप्शन बी है सीखने में असक्षम है, या ऑप्शन सी है मानसिक दोष है, या ऑप्शन डी है मानसिक क्षय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीखने में क्या है? वह सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है। तो डिस्प्रेक्सिया यह एक बीमारी है जिसका संबंध किससे होता है? तो डिस्प्रेक्सिया का संबंध आपका होता है तंत्रिका तंत्र से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित को समझने की आवश्यकता है। तो गणित को समझने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? आप बताएंगे इसका आंसर, हमने पहले इसको डिस्कस किया है। तो गणित को में आपका समझने में जो आसक्त बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पीछे आपको बताया है कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, इसमें अंक गणित कौशल क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया है, तो डिस्थीमिया यह क्या होता है? तो डिस्थीमिया आपका यह गंभीर तनाव की अवस्था होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डिस्थीमिया से याद रखेंगे कि यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? अभी हमने आपको
आपका थर्ड क्वेश्चन में ही बताया था कि ब्रेल लिपि यह किसके लिए यूज होता है। तो ब्रेल लिपि का यूज आपका जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। तो देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है आपका जो बच्चे आपका देखने में सक्षम नहीं है उनके लिए ब्रेल लिपि तकनीक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे बालकों में आपका कौन सा वह लक्षण है जिसको हम पठन कठिनाई अर्थात पढ़ने में कठिनाई हम नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो अगर क्या होता है बालक का पठन गति और प्रवाह में कठिनाई है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको आपका इस लक्षण को हम पठन कठिनाई नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। एक जो आपका स्टूडेंट है वह क्या करता है अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार रखता है और विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसके किस में सहायता की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है भावनात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र या ऑप्शन डी है मनोज्ञात्मक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भावनात्मक क्षेत्र। तो एक बच्चा क्या है एक आक्रामक व्यवहार वाला बच्चा है और वह डिसिप्लिन का भी पालन नहीं करता तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उस बच्चे की भावनात्मक क्षेत्र में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया चलिए आप इसका आंसर खुद से बता सकते हैं। डिसलेक्सिया हमने क्या बताया है तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न करते हैं। इनमें से कौन सा छोड़कर आपका बाकी सभी कारण क्या करता है अधिगम अक्षमता को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षक की शिक्षण शैली, ऑप्शन बी है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा पीना। तो यह क्या है आपका अधिगम अक्षमता उत्पन्न करता है। उसके बाद मंदबुद्धिता भी उत्पन्न करता है, दिमागी बुखार भी उत्पन्न करता है। इसमें से शिक्षक की शिक्षण शैली यह क्या करता है अधिगम अक्षमता को उत्पन्न नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात है हकलाना किसे कहते हैं। तो हकलाना अर्थात स्टटरिंग होता है। तो हकलाना अर्थात होता है स्पीच डिसऑर्डर। हकलाना किसको कहते हैं स्पीच डिसऑर्डर। बच्चा क्या होता है यह अधिकांशतः बच्चों में पाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं एक ही शब्द को बोलते समय 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं या रुक रुक के बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है हकलाना कहा जाता है। अर्थात धारा प्रवाह बोलने में क्या होता है रुकावट होता है। यह समस्या ज़्यादा आपका बालकों में पाई जाती है। तो इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है परिणामकारी वाक्य से, ऑप्शन बी है लंबित वाक्य से, ऑप्शन सी है अनुश्रुत वाक्य से या ऑप्शन डी है प्रवर्धित वाक्य से। तो हकलाना अर्थात जो आपका स्टार्टिंग की समस्या होती है इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रवर्धित वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन ए है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, ऑप्शन सी है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। तो यह आपका क्या है धमकाना ये आपका अधिगम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि अधिगम आसक्ता हमें बताना है। तो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में क्या होता कठिनाई होना ये आपका अधिगम आसक्ता है। तो इस तरह हमने सीडीपी में आपका अर्थ हमने लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन के बारे में
टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और इससे जुड़े हुए हमने सभी फैक्ट्स को भी देखा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।